हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th की जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं वर्ड उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिसमें स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो हम आप लोग को डीपली में बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केवल प्लांट को हम बोल सकते हैं, ना तो एनिमल को बोल सकते हैं और ना ही हम फंजाई को बोल सकते हैं। इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वर्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, हालांकि प्लांट जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ फंजाई भी जो है फंजाई भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो फंजाई और एनिमल तो करता नहीं, एनिमल तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन वेजिटेटिव जो वर्ड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम केवल प्लांट के लिए यूज करते हैं। एनसीईआरटी के कहने का मतलब यही है। और पिछले लेक्चर पे एनसीईआरटी के उस बात को हमने बताई थी कि उसमें लिखा था कि इन प्लांट्स, देखिए आप पिछला जो है देखिए जहां हम पहले से चले थे स्टूडेंट, ऐसा है कि नीट की एग्ज़ामिनेशन का आप देखिए, अभी जो नीट 2022 का रिजल्ट भी आ चुका है, आप देख चुके होंगे कि कितना ज़्यादा जो है कंपटीशन हाई लेवल होते चला जा रहा है। इसलिए स्टूडेंट एकदम लाइन टू लाइन आपको देखने की ज़रूरत है, उस पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और हम देखे थे कि आते हैं अपने सिलेबस पे, तो देखे थे कि इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन प्लांट, कि जो प्लांट में ही केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम यूज कर सकते हैं। इन प्लांट द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वर्धन हमें देखने को मिलता है। और किस में मिलता था, तो स्टूडेंट हम देखे थे रनर में, राइजोम में, सकर में, ट्यूबर में, ऑफसेट और बल्ब में। और सबका हम एक एक एग्जाम्पल बताए थे। जैसे हम देखे थे ट्यूबर का एग्जाम्पल हम पोटैटो देखे थे स्टूडेंट। पोटैटो में हम बताए थे कि पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम, पोटैटो एक रूपांतरित तना है, ना कि जड़। पोटैटो एक रूपांतरित तना है, जड़ नहीं है। क्योंकि पोटैटो की जो नए जर्मिनेटिंग बर्ड कहाँ से निकलते हैं, वो उसके नोड से निकलते हैं। और नोड से निकलने वाले बर्ड जो होते हैं वो स्टेम का निर्माण करते हैं, जबकि रेडिकल से जो निकलता है वो रूट बनता है। तो ये हम ट्यूबर के एग्जांपल में देखे थे। जबकि जिंजर में हम देखे थे जिंजर राइजोम का एग्जांपल हम बताए थे। और एक नाम और बताए थे, याद है आप लोग को, कोलोकेशिया, जिसे हम कॉर्म कहते हैं, अरुई, हिंदी में अरुई में मैं बताया था कि अरुई और जिंजर, अदरक और अरुई में राइजोम हमें देखने को मिलता है। राइजोम का एग्जाम्पल है, उसमें हम बताए थे कि जो अदरक होते हैं, जिंजर होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, और जबकि कोलोकेशिया, अरुई वर्टिकल ग्रो करते हैं। और फिर हम बताए थे इसमें भी हमको जो है एडवेंटियस रूट देखने को मिलेगी। फिर अगेव की बात किए थे, अगेव मतलब बल्ब का एग्जाम्पल था, जिसमें मॉडिफाइड बड से नए प्लांट जो है उत्सर्जित हो रहे थे। फिर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखे थे स्टूडेंट ब्रायोफिल्म का देखे थे। उसमें हम बताए थे ब्रायोफिल्म का जो लास्ट उसके लीफ पर पाए जाने वाले जो बड पाए जाते हैं, उन बर्ड में इतनी क्षमता होती है कि वो नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और उसे हम टोटीपोटेंसी बड कहते हैं। टोटीपोटेंसी मतलब एक सेल से पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होना टोटीपोटेंसी कहलाता है। ये हम ब्रायोफिल्म में देखे थे। जबकि हम ऑफसेट का एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ में देखे थे, जलकुंभी में देखे थे। और हम बताए थे कि वाटर हाइसिंथ जलकुंभी में पाया जाता है, और जलकुंभी में ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट उसके बीच जो मतलब एक जलकुंभी ऑफसेट के द्वारा जुड़ी होती है, और उसी ऑफसेट को आप जितनी बार तोड़ेंगे उतने नए जलकुंभी फॉर्म्ड होंगे। ये हम आप सबको पिछले लेक्चर में बात किए थे। और एक बहुत कॉमन टर्म बताया था स्टूडेंट की प्रोपोगेशन का जो एक वर्ड आता है वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या है। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स तो हम बताए थे जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स हैं
और प्रोपोगेशन में जो हेल्प करता है, जो वर्धन में सहायक होते हैं, उसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प जो करता है उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। ये बात हो चुकी थी स्टूडेंट। अब हम बताए थे आप लोग को कि पिछले लेक्चर में कि आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैंने बोला था कि जो मैं पहले अब बातें करूंगा और टेरर ऑफ बंगाल पे करूंगा, कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं उस पर मैं बात करूंगा। तो स्टूडेंट देखिए, लाइन लिखी हुई है कि द टेरर ऑफ बंगाल, मैं देखो अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। द टेरर ऑफ बंगाल, दिस इज नथिंग but the aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weed found growing wherever there is standing water। हम इसको देखे थे स्टूडेंट। तो हमने बताया था कि द टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल को जो है बंगाल का आतंक कहते हैं। बंगाल का आतंक वाटर हाइसिंथ क्या कह रहा है, दिस इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ जो होता है जलकुंभी को ही बंगाल का आतंक कहा गया, क्योंकि स्टूडेंट इनके जो पुष्प थे, इनके जो फ्लावर थे, वो काफ़ी अच्छे पर्पल कलर के दिखते थे, और मतलब जब इनके फ्लावर लगते हैं तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। इसलिए ये जो वाटर हाइसिंथ है, ये हमारे इंडिया का वीड नहीं है, ये हमारे इंडिया का प्लांट नहीं है, हमारे इंडिया का वीड नहीं है। इनके खूबसूरती के कारण इनको बाहर से लाया गया था, इनकी खूबसूरती के कारण इनको बाहर से लाया गया था, इसलिए कि हमारे इंडिया में जो झीलें हैं, जो तालाबें हैं, उनमें इनको यदि ग्रोइंग कर देंगे तो इनके जो अच्छे पर्पल कलर के फूल होते हैं उससे वो झील और तालाब बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ स्टूडेंट। इनके मतलब कि वाटर हाइसिंथ को जब ग्रोइंग किया गया झीलों में, तालाबों में, तो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये एक खतरनाक वीड के रूप में साबित हुए। देखिए सेंटेंस लिखा है कि विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेंसिव वीड, यह एक बहुत खतरनाक वीड है, फाउंड ग्रोइंग वेयर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, जो कि स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है। स्टैंडिंग वाटर जो कि स्टैंडिंग वाटर में मिलता है, और यह बहुत खतरनाक वीड है। इससे क्या होता था स्टूडेंट कि जो है बहुत कुछ चीज़ों में अननेसेसरी और अनावश्यक काम करना पड़ जाता था। जैसे ये इतने ज़्यादा फैल गए, इतने ज़्यादा तालाब में, इतना ज़्यादा झीलों में फैल जाते थे कि जो नाव चलती थी, नाव के पैडल पे लपेट जाते थे। जो छोटे छोटे जहाज़ थे उनके मशीनों में जाके लपेट जाते हैं, जिससे उनका कार्य रुक जाता है। तो इससे इनसे काफ़ी जो है हानियाँ मिलना स्टार्ट हुआ। और आप ये भी देखिए कि लिखा है एनसीईआरटी में कि ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ये ऑक्सीजन वाटर से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को डिजॉल्व करते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जब ये फैल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जड़ें होती हैं, और वो जड़ जो है वाटर में उपस्थित ऑक्सीजन को क्या करती है, डिजॉल्व कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेस। और जो बाहर से भी ऑक्सीजन तालाबों में जा रहे हैं, उनको भी जो है ये ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं। इससे जो है स्टूडेंट एक्वाटिक जो जीव थे, एक्वाटिक जलीय जीव थे, उनको बहुत गहरा नुकसान हुआ और उनका डेथ होना स्टार्ट हुआ, अर्थात फिशेस मरने लगी, मछलियाँ मरने लगी, मछलियों का डेथ होने लगा। यू विल लर्न में देखिए क्या लिखा है, स्टैंडिंग वाटर इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। इससे काफ़ी ज़्यादा एक्वाटिक एनिमल का हानि हुई और जो है उनमें डेथ देखने को मिलने लगी। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट, यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यह इंडिया में किस लिए लाए गए थे, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर।
सुंदर फ्लावर के कारण, एंड शेप ऑफ लिप्स, और इनके जो लिप्स का शेप होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। सिंस इट कैन प्रोगेट वेजिटेटिव एट ए फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट राइड ऑफ देम। इसके कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट कि इनको लाया तो गया था बाहर से, क्योंकि इंडिया में तो ये होते नहीं थे। इनके खूबसूरती के कारण, इनके फ्लावर के खूबसूरती के कारण, इनके लीव्स के खूबसूरती के कारण इनको इंडिया से बाहर से लाया गया था। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट, हुआ ऐसा कि जो है ये इतना ज़्यादा फैल गए कि एक्वाटिक एनिमल, जो जलीय जीव थे, फिशेस थे, उनके लिए खतरा बन गए। प्लस जो तालाबों झीलों से उत्पात होता था, जैसे कि जो नाव चलते थे, नाव के पैडल में फंस जाते थे, जो जहाज़ें आते थे, जहाज़ों के मशीनों में जाके फंस जाते थे, तो इससे स्टूडेंट काफ़ी हानियाँ मिलने लगी। इसलिए इनको बाहर निकालना था, इनको ख़त्म करना बहुत कठिन काम था। इसलिए इनको ख़त्म करने के लिए ऐसा कोई जीव भी नहीं था, ऐसी कोई पक्षी भी नहीं थी स्टूडेंट कि जो है इनको खा सके। तो ऐसे कीड़ों को लाया गया, ऐसे कीड़ों को लाया गया, इंसेक्ट को लाया गया और डाला गया तालाबों में, झीलों में, जो इनको खा सके, इनके जड़ को खा सके, इनके लिप्स को खा सके, इनके तना को खा सके, तथा कुछ केमिकल का भी छिड़काव हुआ इनके ऊपर, केमिकल स्प्रे किए गए और केमिकल डाले जिससे कि इनकी पत ख़त्म हो। तो ये था वाटर हाइसिंथ, जिसे हम क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। ये कोई और नहीं, ये बल्कि एक्वाटिक प्लांट क्या कर रहा है, दिस इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। यह जलीय एक्वाटिक प्लांट मतलब जलीय पौधा वाटर हाइसिंथ जलकुंभी था, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेंसिव वीड। यह बहुत खतरनाक वीड था, फाउंड ग्रोविंग वेयर देयर इज ए स्टैंडिंग वाटर, जो स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है, स्टैंडिंग वाटर में ज़्यादा रहते हैं। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ये वाटर से ऑक्सीजन को ज़्यादा डिजॉल्व करते हैं, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। और जो बाहर से भी ऑक्सीजन आते हैं तालाबों में, उनका भी ये शोषण कर लेते हैं, जिससे फिशेस ख़त्म होने लगी। एक्वाटिक जीव जो है हानियाँ होने लगी, एक्वाटिक जीव संकट में पड़ गए और उनकी लाइफ ख़त्म होने लगी। और उसके बाद कह रहा है, यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यू मे फाइंड, इन्हें इंडिया में नहीं पाए जा रहे थे, इन्हें बाहर से लाया गया इंडिया में, क्योंकि इट इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, इनके फूल बहुत खूबसूरत होते थे, एंड शेप ऑफ लीव्स, और इनके लीव्स भी बहुत खूबसूरत होती थी। सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिव at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them। तो इनको जो है स्टूडेंट बाहर निकालना बहुत कठिन का काम था, इसलिए इनको जो है बाहर से छिड़काव किया गया केमिकल का, कुछ ऐसे कीड़े डाले गए, कुछ ऐसे इंसेक्ट का प्रयोग किया गया जो इनको ख़त्म कर सके। तो ये था वाटर हाइसिंथ के बाद पे। आगे जो है स्टूडेंट हम देखते हैं कि लिखा है कि नोट्स, देखिए नोट्स की बात हम करते हैं। नोट्स क्या होते हैं, तो हम बताए थे स्टूडेंट कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में नोट्स पाए जाते हैं, प्लांट में नोट्स पाए जाते हैं। और इन नोट्स जहाँ पे पाए जाएंगे, इन नोट्स जहाँ पे पाए जाएंगे, तो नोट्स से लीव्स का निर्माण होता है, नोट्स से लीव्स का निर्माण होगा, और नोट्स से ही बड निकलते हैं। देख रहे हैं आप, ये दोनों नोड हैं, एक प्लांट है, प्लांट के दो नोड होते हैं, ये नोड होते हैं, ये भी नोड है, और दो नोड के बीच को, इसको हम इंटर नोड कहेंगे। दिख रहा है ना आपको, इंटर नोड कहेंगे। मतलब स्टूडेंट
प्लांट में जो उत्पत्ति नोड से होगी वो लीव्स होगा या बड होगा, लीव्स होंगे, शूट होंगे, बड होंगे, और दो नोड्स के बीच में उपस्थित को हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए, यू विल नोटिस दैट दे, यहाँ से इन प्लांट, यहाँ से देखिए, इन द प्लांट लिस्टेड एबव, in the plant listed above, you will notice that they invariably arises from the nodes present in the modified stem। मतलब नोड्स से जो उत्पत्ति होती है, नोड से जो उत्पत्ति होती है वो स्टेम कहलाती है। नोड से लीव्स की उत्पत्ति होगी या बड की उत्पत्ति, तभी तो हम बताए कि पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है। पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है। पोटैटो एक रूपांतरित तना है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति किससे होती है? नोड से होती है। उसमें हमें नोड दिखाई देंगे, जिसे हम आई भी कहते हैं। आई की तरह हमें नोड दिखाई देते हैं, ऐसे। तो नोड से जिसकी उत्पत्ति होती है वो स्टीम होती हैं। ये हमने आप लोगों को दिखाया कि नोड जहाँ होंगे वहाँ से या तो लीफ निकलेगा या तो बड निकलेगा। जबकि इंटरनोड किसे कहते हैं? तो दो नोड के बीच पाए जाने वाले पार्ट को इंटरनोड कहते हैं। और इसीलिए देखो पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम था, क्योंकि वो नोड से जो है इनकी उत्पत्ति हो रही थी। आगे एनसीईआरटी देखिए क्या कहती है कि प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट में, पौधों में, व्हेन, देखिए, व्हेन द नोड्स कम इन कांटेक्ट विद द डैम सॉइल ऑफ वाटर। और नोड जब सॉइल ऑफ वाटर, सॉइल या वाटर के संपर्क में आता है, तब उनसे एडवेंटियस रूट निकलते हैं। देखिए कह रहा है दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट, और तब उनसे जो है एडवेंटियस रूट निकलता है। जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चर देखते हैं एडवेंटियस रूट का। जैसे ये कोई प्लांट है, कोई प्लांट का तना है, ठीक है, कोई प्लांट का तना है, ऐसे प्लांट का तना है। ये जब जल या सॉइल के संपर्क में आएंगे तो इनसे जो है स्टूडेंट रूट निकलेगी, और यही जो है एडवेंटियस रूट होती है। एडवेंटियस रूट होती है, यही एडवेंटियस रूट होती है जो हमें देखने को मिलती है। कोई स्टेम है, स्टेम जब संपर्क में आता है वाटर और सॉइल के, मान लीजिए यहाँ वाटर है या सॉइल है, तो इसके जब संपर्क में आएगा तो हमें जो है एडवेंटियस रूट दिखेगी। वाटर और सॉइल के संपर्क में आने से हमें एडवेंटियस रूट तने से निकलती है। सिमिलरली एडवेंटियस बड अराइजेस फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट एंड द मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं स्टूडेंट ब्रायोफिलम का। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ब्रायोफिलम का देखते हैं, जो पिछले लेक्चर में आप सबको हमने बताया था। ये देखिए ब्रायोफिलम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ब्रायोफिलम में जो ये पाए जा रहे हैं, ब्रायोफिलम में जो ये इनके किनारों पर ये बड पाया जा रहा है, ये एडवेंटियस बड होते हैं। और इनसे देखिए, इनसे एक नए प्लांट की ओरिजिन होती है, इनसे एक नए प्लांट की ओरिजिन होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम के लीव्स पे जो लास्ट बड पाए जाते हैं
उसे हम एडवेंटियस बड कहते हैं। और ये पूरे एक प्लांट का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पूरे प्लांट का, तभी तो इसको हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं, तभी तो इसको हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं, हमने बताया था पिछले लेक्चर में। अब देखिए इसके आगे फिर क्या कह रहा है, ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ब्रायोफिल्म सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स, जो इसके लीव्स के मार्जिन पर बड पाए जाते हैं। दिस एबिलिटी टू इज फुली एक्सप्लॉटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स ऑफ फॉर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट। देखिए स्टूडेंट, जो गार्डनर होते हैं, जो फार्मर होते हैं, जैसे जो फ्लोरिकल्चर वाले लोग होंगे, जो फ्लावर को प्रोडक्शन जानते हैं, जो हॉर्टिकल्चर वाले होंगे, जो नर्सरी के प्रोडक्शन को जानते हैं, तो ऐसे जो गार्डनर हैं, जो क्या कहते हैं फ्लोरिकल्चर वाले हैं, जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्लांट का कौन सा पार्ट हमें ग्रो करने से पौधे का फॉर्मेशन होगा, एक पूरा पौधा बनेगा। ये हर फ्लावर कल्चर वाले जो फ्लावर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हर हॉर्टिकल्चर वाले जो नर्सरी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ये सब बातें जानते हैं, इसीलिए उस पौधे का वही वाला पार्ट यूज करते हैं जिससे एक पूरे पौधे का फॉर्मेशन हो सकता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is the common method of reproduction in organism that have a relatively simple organism like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction। देखिए क्या कह रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड होता है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के जो एनिमल हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के जो एनिमल हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे एल्गी हुआ एल्गी हुआ, फंजाई हुआ, ये सब क्या करते हैं स्टूडेंट कि ये सब केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये जाहिर सी बात है। लेकिन फिर क्या कह रहा है, दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एल्गी एंड फंजाई एंड दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनफेवरेबल कंडीशन में स्टूडेंट देखिए कह रहा है जस्ट बिफोर द ऑनेस्ट ऑफ एडवर्स कंडीशन, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जैसे एनिमल जो हैं, एनिमल तो स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ही, लेकिन कुछ हायर प्लांट होते हैं, जैसे कुछ फंजाई हैं, ये सब जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम आपको अच्छे से पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। हमने बताया था स्टूडेंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ होगा वहाँ हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी, वहाँ हमें विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। और ये भी हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक प्रजनन का जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है स्लोअर होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हमेशा फास्टर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अनफेवरेबल कंडीशन में जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो कुछ हायर प्लांट, जैसे फंजाई भी हायर प्लांट की बात अलग है, और फंजाई भी, ये सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देखिए बोला है कि फाउंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल्स दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉरवर्ड अंडर सच कंडीशन। असेक्सुअल, नीचे देखिए लास्ट वाली लाइन क्या बोल रहा है, असेक्सुअल vegetative as well as sexual method of reproduction are exhibited by the higher plant। कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक्सहिबिटेड बाय द हायर प्लांट हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी कभी सेक्सुअल मेथड का भी यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। लेकिन एनिमल में हमेशा आपको
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा हायर एनिमल में। लेकिन हम लोअर एनिमल की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या स्टूडेंट, जैसे अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो सेल डिवीजन होता है वही उसका रिप्रोडक्शन है और वही उसका ग्रोथ भी है, क्योंकि अमीबा में हमें डेथ देखने को नहीं मिलती। इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अमीबा में हमें डेथ देखने को नहीं मिलती और अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसे हमें डेथ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो पेरेंट सेल अमीबा हैं वो डिवाइड होके डबल टू डॉटर अमीबा में चेंज हो जाएंगे, टू अमीबा टू बॉडी में चेंज हो जाएंगे और इससे हमें पेरेंट अमीबा की डेथ देखने को नहीं मिलती। और यही इनका रिप्रोडक्शन भी है, यही इनका ग्रोथ भी है और यही इनका क्या है, डिवीजन भी है। तो ये था स्टूडेंट पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एक जो इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट कि जो वाटर हाइसिंथ है, जो वाटर हाइसिंथ है इसमें हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अर्थात वर्धी प्रजनन ज़्यादा देखने को मिलता है। वाटर हाइसिंथ में हमें वर्धी प्रजनन ज़्यादा देखने को मिलता है और वो कहाँ देखने को मिलता है, हमें तालाबों और झीलों में देखने को मिला, जिससे कि वाटर हाइसिंथ बहुत ज़्यादा वाटर हाइसिंथ फैल गए तालाबों में और जिससे जो है स्टूडेंट की जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ गया। ठीक है, उनको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और सारे जलीय जीव मरने लगे, उनकी डेथ होने लगी। और तभी तो हम इसे टेरर ऑफ बंगाल बोले थे, बंगाल का आतंक बोले थे। हम किसको बोले थे, वाटर हाइसिंथ को। कई बार एग्जाम में आया है स्टूडेंट, और आप जो है इसको एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, कई बार एकदम टेरर ऑफ बंगाल पे क्वेश्चन आ सकता है, कई बार वाटर हाइसिंथ पे पूछ सकता है, कई बार जलकुंभी के बारे में पूछ सकता है, कई बार एक्वाटिक एनिमल ऐसे कौन सा प्लांट था जिससे जो है एक्वाटिक एनिमल की डेथ होने लगी, उनमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट। और बात करें अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीपली में थोड़ा पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी बारे में पढ़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोअर एनिमल जैसे सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने अमीबा में देखा था, ईस्ट में देखा था, और ईस्ट में बडिंग के द्वारा, अमीबा में जो है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। और हम देखे थे स्टूडेंट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ट्यूबर का एग्जाम्पल देखे थे, और राइजोम का एग्जाम्पल देखे हम, बल्ब का एग्जाम्पल देखे, और हम ऑफसेट का एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ को देखे। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने बताया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो टर्म है शब्द हम केवल प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। और उसमें कुछ हमने देखा था स्टूडेंट, जैसे कि एल्गी में हमने देखा था यूनिसेल्ड एल्गी क्लेमाइडोमोनास में जियोस्पोर का फॉर्मेशन, पेनिसिलियम में जो फंजाई था उसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन, कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन। और हाइड्रा में हमने एक्सटर्नल ब्लड देखा था, बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन। और जो है पोरीफेरा का जो एनिमल, पोरीफेरा के जो प्राणी होते हैं, स्पंज में हमने इंटरनल बड देखा था जिसे हम बताए थे कि जेम्यूल का फॉर्मेशन। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने एनसीईआरटी में उपस्थित एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे पूरी कंप्लीट लाइन बाय लाइन स्टडी कर ली है। अब बचा स्टूडेंट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका हमने एक मोटे तौर पे आपको डिफिनेशन बता दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होंगे तब हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मियोसिस डिवीजन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमेट फॉर्म्ड होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा जब गैमेट फॉर्म होंगे तो गैमेट के फॉर्म्ड में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लोअर होगा, अर्थात वो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा वो आराम से होगा, धीरे धीरे होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक मोटे तौर पे हम इसका डिफिनेशन देख लिए। अब जिस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डीपली में पढ़ा स्टूडेंट, उसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम डीपली में देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हायर एनिमल में किस प्रकार हो रहा है, हायर प्लांट में कैसे होते हैं, और जो है और ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होते हैं। इसमें हम कई चीज़ देखेंगे, जो वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज किसे कहते हैं, वेजिटेटिव फेज किसे कहते हैं, और इन सब के बारे में बातें करेंगे। तो
काफ़ी अच्छे अच्छे टर्म आएंगे बायोलॉजी के, और स्टूडेंट इसको आपको सुनना है, और जो है यही सब एग्ज़ाम में नंबर को गेन करने के लिए उत्तरदायी भी हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिए, इस बार नीट 22 का 2022 का रिजल्ट आया है, उसको आप देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन पे लाइन बने हैं। मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी आप उठा के देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट जब तक आप सीक्वेंस में लेक्चर नहीं देखेंगे, जब तक आप लाइन बाय लाइन नहीं देखेंगे, तब तक क्वेश्चन होने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं, और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन यदि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट आप लगातार इन सीक्वेंस में लेक्चर को देखते रहिए, और इससे काफ़ी ज़्यादा आप इसको ज़रूर, हम एक बार आप लोग को एक्सप्लेन करा रहे हैं, आप इसको 2 बार पढ़ के अपने से एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आगे जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बातें करेंगे आगे के लेक्चर में।